हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशाएं क्लासेस। आज पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या है ये मैं बताता हूँ, जानते हैं इंपॉर्टेंस क्या है वो भी बता रहा हूँ, सारी चीज़ों पे बात करूँगा एक एक करके। तो चलिए, जो हमारा चैप्टर का नेम है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का मैग्नेटिक प्रभाव, जहाँ करंट वहां मैग्नेटिक फील्ड, वहां मैग्नेटिक प्रभाव ऑटोमेटिक बन जाता है। इस चैप्टर में इस पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले, ठीक। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सबसे पहला रूल सीख लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है कि करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। वो रूल क्या है उसको सीखते हैं और उसका नाम बता देता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में डेफिनेशन आती है। और उस चीज का नाम क्या है वो सुन लो, उसका नाम है बायोट सावर्ट्स लॉ। बायोट सावर्ट्स लॉ, ये साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है बच्चों। किसके नाम है? साइंटिस्ट के। चलिए बताता हूं जल्दी जल्दी क्या होता है, बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। देखते हैं बायोट सावर्ट लॉ क्या है। बायोट सावर्ट लॉ ये बोलता है, बायोट सावर्ट्स लॉ क्या बोलता है, बहुत सिंपल सी बात करेंगे, जल्दी जल्दी से बताता हूं, इंपॉर्टेंट है और सिंपल है, दोनों चीजें हैं। चलो देखते हैं। बायोट सावर्ट लॉ बात करता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें चल रहा है कितना करंट? आई करंट। तो ये बोल रहे हैं कि इसका एक छोटू सा एलिमेंट, कैसा एलिमेंट? छोटू सा एलिमेंट, पूरा नहीं, सिर्फ छोटा सा करंट एलिमेंट, छोटा सा करंट एलिमेंट ये है। और इस छोटे से करंट एलिमेंट को बोलते हैं आइडियल। क्या बोलते हैं? आइडियल। कह रहे हैं कि इसकी वजह से किसी बाहर के पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, तो वो बोल रहे हैं, पहले इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूं, इस छोटे से एलिमेंट को। कितना एंगल है ये? थीटा एंगल है, जो इस छोटे से एलिमेंट को उस पॉइंट से ज्वाइन करने के साथ बना हुआ है। चलो जी, तो बायोट सावर्ट लॉ बहुत आसान, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड फॉर छोटा सा स्मॉल एलिमेंट, है ना। तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, जितना ज्यादा करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, है ना। जितना ज्यादा करंट होगा उतना उसका प्रभाव ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, समझ रहे हैं। चलो, तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आईडीएल सीख गए। चलो इसके बाद डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा के। अब बोलोगे जी ये साइन थीटा क्या है? बेटा ये थीटा एंगल है जो स्मॉल करंट एलिमेंट को, जो स्मॉल करंट एलिमेंट का ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ बना हुआ है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है ना, यहां देखना चाह रहा था मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं बोल रहा हूं स्मॉल करंट एलिमेंट ने इस लाइन जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जोड़ती है उसके साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, वो थीटा होता है। तो ये डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस पे भी करता है ना। अलग अलग पॉइंट पे थीटा अलग होगा ना, अगर आप यहाँ निकालोगे तो ये थीटा ऐसे बनेगा, है ना। चलिए अब क्या करना है, ये भी बोल रहा है बायोट सावर्ट लॉ कि डीबी डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, कि भाई वो पॉइंट उस एलिमेंट से कितना डिस्टेंस पे है। सीधी सी बात है, जितना पास होगा उतना फील्ड ज्यादा होगा, जितना आर कम होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। आर जितना ज्यादा होगा, अगर ये पॉइंट जहां मैग्नेटिक फील्ड आउट करना है ये बहुत दूर होता तो आर ज्यादा होता और मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता। बहुत सीधी सी बात है ना ये। अच्छा, जब ये चीज हो रही है कंबाइन कर दो, ठीक है, बस कंबाइन तो करना है। अच्छा जी, तो डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, खत्म। ये अब इसमें क्या करें, इसमें क्या करें बच्चों? अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है? डीबी, अच्छा जी, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो, हटा दिया, क्या आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है। और ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होता है, इसकी वैल्यू भी याद रखनी है बच्चों, 10 टू दी पावर -7। क्या वैल्यू है? 10 टू दी पावर -7, याद रहेगी। चलो अच्छा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है? ये बायोट सावर्ट लॉ है कि छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से,
छोटू से करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज बायोट सावर्ट लॉ। ठीक, समझ गए होंगे। इसकी वेक्टर फॉर्म सीखनी है। वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? बहुत आसान है, बताता हूं। देखिए क्या है वेक्टर फॉर्म। पहले एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको कि भैया ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है ए क्रॉस बी? याद रहेगा, ए बी साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर। ठीक, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो आंसर आता है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैं ये बोल रहा हूं आइडियल अपने आप में एक वेक्टर है। आइडियल क्या है? ये क्या होता है बेटे? एक वेक्टर है। ठीक, क्या नाम है इसका? आइडियल। ठीक, ये तो हो गया ए का काम करेगा, ये तो ए का काम कर रहा है आइडियल, अगर मैं ए क्रॉस बी के हिसाब से देखूं। पर बेटा यहाँ पे आइडियल तो ये हो गया, पर बी नहीं पता है ना, हमें बी थोड़ा ही पता है कितना है। अब बी किसे मान, मेरी बात सुनना ध्यान से सुनना है भाई। आइडियल ये तो हो गया, ए का काम कर गया, है ना। ए बी साइन थीटा है ना फॉर्मूला, यहाँ देखो ए बी है नहीं, साइन थीटा है। तो बेटा मैं क्या करता हूं, मैं ये बोलता हूं ये जो लाइन जा रही है ये वाली ये डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर बोलते हैं, जो सिर्फ ये दिखाए कि इधर को जा रहे हैं, इधर को जा रहे हैं। ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर। क्या नाम है? यूनिट वेक्टर आर। तो बेटा क्या मैं इसको, अच्छा वैल्यू कितनी होती है इसकी? 1। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं आइडियल क्रॉस आर इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, आइडियल इसकी वैल्यू 1 होती है, इंटू 1 इंटू साइन थीटा। लिख सकता हूं या नहीं? लिख सकता हूं ना। तो मैं यही तो बोल रहा हूं कि आइडियल साइन थीटा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? हाँ जी लिख सकता हूं। समझ में आ रही है बात? आ रही होगी, है ना। तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस यूनिट वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आया मैंने क्या किया? दोबारा से, चलो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। मैं ये बोल रहा हूं किसी भी वेक्टर ए क्रॉस बी को ए बी साइन थीटा लिखते हैं। यहां पे ये लिखा हुआ है ए का काम तो ये कर रहा है आइडियल, तो ये वाला एक वेक्टर है ये आइडियल। अब बी वेक्टर है नहीं, मुझे ए बी साइन थीटा की फॉर्म बनानी है। मैंने बोला कि भैया ये डायरेक्शन किसको दिखा रही है? यूनिट वेक्टर का मतलब है वैल्यू तो 1 है, पर ये इधर को दिखा रही है कि ये इधर को जा रहा है। तो क्या मैं ऐसे लिख लूँ? देखो आइडियल क्रॉस आर की वैल्यू 1 होती है। इसे जब एक्सपेंड करते हैं तो क्या बनता है? आइडियल इंटू 1 इंटू साइन थीटा। अब आपको ये चीज दी हुई है इधर वाली, ठीक, इससे ये बना दिया आइडियल यूनिट वेक्टर आर अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ गया अच्छे से? तो बेटा ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को मैं वेक्टर फॉर्म बोल देता हूं। कौन सी फॉर्म बोल देता हूं? वेक्टर फॉर्म। इसको छोटा सा और सोल्व करके दिखाता हूं, थोड़ा सा बिल्कुल। देखो अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5 किलोमीटर ईस्ट, ध्यान से सुनना, 5 किलोमीटर का मतलब सिर्फ वैल्यू, 5 किलोमीटर का मतलब क्या? वैल्यू। जैसे अगर कोई वेक्टर है सिर्फ उसकी वैल्यू को ऐसे लिखते हैं बेटा, मॉड्यूलस आर, ठीक है। अच्छा, ईस्ट का मतलब क्या? सिर्फ डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर आर, जो ये दिखा रहा है कि इधर को जा रहा है। अगर वैल्यू और डायरेक्शन मिल जाए तो बनता है टोटल वेक्टर आर। समझ में आया? यूनिट वेक्टर आर ये डायरेक्शन दिखा रहा है और ये मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, वैल्यू दिखा रहा है, तो दोनों को मिला के टोटल वेक्टर बन गया। तो मैं ये बोल रहा हूं अगर यूनिट वेक्टर की वैल्यू पूछा जाए, वैसे तो 1 होती है, लेकिन यहां से कितनी बनेगी? वेक्टर आर अपॉन मॉड्यूलस आर। बहुत सही बात है। चलो जी, जब ये है तो अगर मैं यूनिट वेक्टर आर की जगह वेक्टर आर अपॉन मॉड्यूलस आर लिख दूं, क्या घट जाएगा? कुछ नहीं घटेगा, आंसर आ जाएगा बस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक जी। अच्छा, आइडियल, ठीक है जी। अब यूनिट वेक्टर की जगह क्या लिख देंगे? वेक्टर आर अपॉन मॉड्यूलस आर, और यहां नीचे लिखा हुआ है आर स्क्वायर। तो कितने आर स्क्वायर हो गए? ये 3 हो गए, 2 ये 1 ये। वेक्टर से मॉड्यूलस नहीं कट जाता, ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? डी बी इक्वल्स टू बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन मॉड्यूलस आर की पावर 3। खत्म। दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ। सीख लिया? आया ना समझ में? ये चीज इसमें हमें सीखनी थी। बहुत अच्छा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, सीख लिया। अब साथ साथ मैं आपको सिखाता हूं राइट हैंड रूल। क्या है ये? अब बताऊंगा, जल्दी से देखेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है?
देख लेते हैं। आपका राइट हैंड और राइट हैंड का जो थंब है, अगर इसको मैं करंट की डायरेक्शन में कर दूं, क्या बोला, राइट हैंड का जो थंब है इसको करंट की डायरेक्शन में कर दूं और अपनी फिंगर्स को पॉइंट कर दूं जिस डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे चलो दिखाता हूं कैसे। मैं कह रहा हूं आपको यहां निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहां है, ऊपर, राइट हैंड लिया, ये राइट हैंड करंट कर दिया ऐसे, और ये उंगलियां ऐसे खोली जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहां निकालना है, इस पॉइंट पे, तो उंगलियां इधर को कर दी। तो मेरी पाम कहां आई, मेरी पाम कहां आ रही है, ये मेरी पाम अंदर की तरफ को आ रही है ना। तो राइट हैंड पाम रूल मैं सिखा रहा हूं, और राइट हैंड पाम रूल में जो मैग्नेटिक फील्ड आया इस पॉइंट पे, क्या वो अंदर की तरफ आया, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड, छोटे से एलिमेंट की वजह से अंदर की तरफ आया। क्यों, देख लो खुद, ये ऐसे पाम कहां है, अंदर, ये ऊपर नहीं है, ये 3D फिगर है, ये अंदर है। समझ में आती है बात। सिमिलरली अगर मैं कहता मैग्नेटिक फील्ड यहां नहीं निकालना था, सपोज करो यहां निकालना था इस पॉइंट पे, क्या करोगे, बहुत सिंपल, करंट ऊपर, उंगलियां कहां करोगे, अब यहां निकालना है ना मैग्नेटिक फील्ड, ये कर दिया उंगलियां, तो मेरी पाम कहां आई, बाहर को। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां है जी, बाहर को है, अगर इस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं। आई होप आप समझ गए होंगे बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वी यूज राइट हैंड पाम रूल। ये हमने इस टॉपिक में सीखा। अब हम इसी की एप्लीकेशंस आगे सीखने वाले हैं, एक एक सिखा दूंगा, अच्छे से सिखा दूंगा, चलते जाना है, बढ़ते जाना है, और एग्जाम को लेके कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, सब कराऊंगा, बहुत अच्छे से कराऊंगा, लड़ते जाना है, सीखते जाना है, मजे से करते जाना है।